सो हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पंकज, फन विद फिनेरिया में आपका स्वागत है। सो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 आरबीएससी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। इस साल का जो न्यू सिलेबस है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर अपन इस चैप्टर के अंदर जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया है वो क्या होती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इसके साथ साथ रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखे जाते हैं और कौन कौन सी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनके बारे में यहां डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर करें ताकि वो बच्चे भी इसका लाभ ले सके। सबसे पहले बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया को समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन, व्हाट इज द मीन, या रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, आपने जो छोटी क्लासेज है उनमें पढ़ा है कि जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका भौतिक परिवर्तन। क्या होता है स्टूडेंट्स? भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। तो ये दो परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक व्यवस्था, पदार्थ की भौतिक अवस्था बदलती है परंतु रासायनिक अवस्था या संगठन में परिवर्तन नहीं होता। ओके स्टूडेंट, तो क्या मतलब है भौतिक परिवर्तन का? कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था तो बदलती है लेकिन उसकी रासायनिक संगठन या उसकी रासायनिक अवस्था में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं मिलता, उसे अपन क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। इसे कैसे समझ सकते? तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन। बेटा एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर बर्फ का। तो देखिए, अगर आप लोग क्या करते हो, बर्फ को गर्म करते हो, या बेसिकली अगर बात करें कि बर्फ को आपने कहां डाल दिया, धूप में रख दिया आपने, तो थोड़ी देर बाद देखोगे जो बर्फ है वो किस में बदल जाती है? आपकी जल में बदल जाती है। और अगर आप लोग क्या करते हो, जल को उबालते हो, तो उबालने के कारण जो जल है वो किस में बदल जाता है बेटा? जो जल होगा वो बदल जाएगा आपका भाप में। किस में बदल जाएगा? भाप में। तो यहां पर आपने क्या नोट किया? तो यहां पर आपने देखा कि जो बर्फ है वो किस में बदल रहा है बेटा? जल में बदल रहा है। इसका मतलब क्या है? जो बर्फ कौन सी अवस्था में थी? ठोस अवस्था में, वो अब किस में बदल गई? द्रव अवस्था में बदल गई। और जो द्रव अवस्था में था वो अब किस में बदल गया? भाप यानी कि गैस अवस्था में बदल गया। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आया कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, जो आपने बर्फ ली थी उसकी भौतिक अवस्था में, देखिए इसकी अवस्था कैसी थी? ठोस थी, फिर क्या बन गई? द्रव, और फिर क्या बन गई? गैस। इसका मतलब इसका जो बाहरी संरचना थी वो यहां पर चेंज हो रही है। अब यहां पर अपन देखेंगे क्या यहां पे इसकी जो रासायनिक संरचना है उसमें कोई परिवर्तन हो रहा है? तो देखिए, जो बर्फ होता है अगर उसका अपन मोलिकुलर फॉर्मूला देखें, तो बर्फ का अगर मोलिकुलर फॉर्मूला यानी कि उसका जो अणुसूत्र देखते हैं, क्या होता है आपका? H2O। बर्फ का भी H2O होगा। जल का अगर अपन देखें तो जल का भी क्या होगा बेटा? H2O ही होगा। और अगर भाप का देखते तो भाप का भी बेटा क्या होता है? H2O ही होता है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ बर्फ की भौतिक अवस्था बदल रही है लेकिन उसके रासायनिक संगठन या रासायनिक जो संरचना उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या होता है? यह परिवर्तन कैसा है? भौतिक परिवर्तन। और याद रखना बेटा, भौतिक परिवर्तन में अंदर कभी भी नए उत्पाद नहीं बनते। क्या नहीं बनते बेटा? नए उत्पाद कभी नहीं बनते। ये बेटा आपको याद रखना है। तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन।
अब अपन बात करेंगे रासायनिक परिवर्तन की। किसकी बात करेंगे? रासायनिक परिवर्तन की। तो देखिए स्टूडेंट, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो रासायनिक परिवर्तन है, तो भौतिक परिवर्तन से आप अब पता लगा लोगे। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वह परिवर्तन जिसमें भौतिक अवस्था के साथ साथ पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ क्या बदलेगा? उसकी रासायनिक अवस्था भी बदल जाती है। तो वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसकी रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। आपने लिया दूध, दूध में क्या डालते हो आप? उसको थोड़ा गर्म किया, ठंडा किया, और क्या डाल दिया इसके अंदर? इसके अंदर डाल दिया दही। क्या डाल दिया? दही। लोकल भाषा में क्या बोलते हैं? जावण डाल दिया इसमें, दही डाला। दही डालने के कारण क्या होगा? सुबह आपको क्या मिलेगा बेटा? आपको दही मिलेगा। सुबह क्या मिलेगा? आपको दही मिलेगा। तो यहां पर कौन सी रिएक्शन हुई? यहां पर हुई कौन सा परिवर्तन हुआ यहां पर? यहां पर परिवर्तन हुआ बेटा रासायनिक। कैसे सर, आपको कैसे पता? तो देखिए, दूध जो होता है वो कैसा होता है? स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। बस ऐसा थोड़ा ना चीनी मिला हुआ दूध है क्या? अजी, शुगर प्रेजेंट होती है। कौन सी शुगर होती है? लैक्टोज। और इसी लैक्टोज को तोड़ा जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये दूध में कौन सी शुगर होती है आपकी? कौन सी चीन, मतलब जिसे अपन बोलते हैं शर्करा बोलते हैं हिंदी में, तो वो कौन सी होती है बेटा? यहां पर होती है लैक्टोज। क्या होती है? लैक्टोज। लेकिन अगर यहां पे देखोगे आप, तो ये तो क्या था? मीठा था पहले, अब ये कैसा हो जाएगा आपका? खट्टा। इसका मतलब स्वाद में चेंज आ गया। दूध के जो कंपोनेंट थे, दूध के अंदर जो चीजें थी, वो आपको दही के अंदर नहीं मिलेगी। तीसरी चीज, क्या दूध से दही बन रहा है? इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे नया उत्पाद बन रहा है। अरे नया उत्पाद बन रहा है ना। दूध से दही बन गया तो नई चीज बनी है। दूध से पनीर बनता है, नई चीज बनती है। तो दूध से दही बन रहा है, नई चीज बन रही है। इसके साथ क्या है? दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हुआ, तो क्या दही से वापस दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। पता लगा सुबह दही बनाया, रात को जो दूध दही बच गया है उससे वापस आप लोग दूध बनाने लग गए। होगा कैसा? अरे नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? आपका रासायनिक परिवर्तन है बेटा। यहां पर क्या हो चुका है? नए उत्पाद बन चुके हैं, इसलिए क्या होगा? ये वापस जो पुराने उत्पाद है उसका निर्माण नहीं करेगा। समझ में आया? तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? सिर्फ भौतिक अवस्था के साथ साथ उसकी रासायनिक अवस्था भी बदलती है, उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। अगर ऐसा ही एग्जांपल अपन और ले, जैसे कि आपका कार्बन है, उसको अगर अपन क्या करते हैं? ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कोई पेज है, पन्ना लिया आपने, अब उस पन्ने को क्या कर दिया आपने? पेज को जला दिया, क्या बन जाएगा? राख बनेगी। क्या राख से दोबारा पन्ना बना सकते हो? सर बोले नहीं बना सकते। कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हो आप भी। तो बेटा ये यहां पे क्या है? ये बेटा सभी क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इस रासायनिक परिवर्तन को आपको समझना जरूरी था। अब वो क्यों जरूरी था अभी जानेंगे। तो रासायनिक परिवर्तन समझ गए क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था के साथ साथ उसकी रासायनिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। तो बेटा आप बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया की। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पता लगा रासायनिक अभिक्रिया क्या है? अभिक्रिया क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है जी। यहां पर क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है जिससे कि नए उत्पाद बनते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको रासायनिक अभिक्रिया से पहले आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में पता होना चाहिए। तो कोई भी अगर अभिक्रिया चलेगी, जैसे कि आपका कार्बन और ऑक्सीजन है, उसके अंदर ही आपका अभिक्रिया चल रही है, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हुआ बेटा? यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। मैग्नीशियम को आपने किसके साथ जलाया बेटा? ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिली। आपको क्या हो रहा है? यहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है।
तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ये तो है आपकी इंजी लैंग्वेज। अब स्टैंडर्ड लैंग्वेज में क्या होगी, यानी कि जो आपकी रियल जो आपकी इसकी परिभाषा है वो क्या होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे कि भाई रासायनिक अभिक्रिया जो है उसकी अगर अपन और डेफिनेशन देखें तो क्या हो सकती है। देखिए स्टूडेंट, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, वह प्रक्रिया जिसमें अभिकारक द्वारा उत्पादों का निर्माण किया जाता है। उत्पादों का निर्माण किया जाता है। ये सब चीजें आपने 8th क्लास में पढ़ी हुई है, ठीक है जी, 8th क्लास के अंदर आपने इसको पढ़ा है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, अभिकारक उत्पादों में बदल जाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये स्टूडेंट अपन ने बात कर ली रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, रासायनिक समीकरण। किसके बारे में बात करेंगे, रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, क्या होती है रासायनिक समीकरण। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है तो आप उसे सीधा ये तो नहीं समझा सकते कि भाई हाँ ठीक है भाई, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन जो है वो आपका अभिक्रिया कर रहा है और क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ऐसा तो आप लोग सीधा नहीं लिख सकते। तो उसे इजी रूप में बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो अपन को यहां पे लिखना पड़ेगा ना। तो बेटा याद रखना, रासायनिक समीकरण क्या होती है, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत किया जाता है। यानी अगर आपको रासायनिक अभिक्रिया को रिप्रेजेंट करना या समीकरण का उपयोग करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो क्या होती है रासायनिक समीकरण, वह समीकरण जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रस्तुत किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को बताने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, समीकरण का उपयोग करते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि अपन यहां पे क्या किया था, अपन ने बोला था कि भाई मैग्नीशियम है, ठीक है जी, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की अभिक्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई। क्या मिल रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको कैसे करेंगे अपन, इसको अपन समीकरण में प्रस्तुत करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, मैग्नीशियम के लिए अपन क्या करते हैं, कौन सा सिंबल, ठीक है जी, कौन सा सिंबल यूज करेंगे, मैग्नीशियम। और इसके साथ इसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं अपन, ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं। तो क्या बन गया बेटा, यहां पर मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कुछ समझे। तो यहां पर अपन क्या कर रहे हैं, इस पूरी रिएक्शन को अपन ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इक्वेशन के रूप में। यानी कि जो समीकरण है, इस पूरी अभिक्रिया को अपन ने किसके रूप में प्रस्तुत कर दिया, समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बताने के लिए जिस समीकरण का उपयोग किया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब बात आती है कि यार सर अपन आपने ये तो बात कर ली कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, लेकिन ये तो बताओ रासायनिक समीकरण को लिखते कैसे है। तो चलो उस पर बात करते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखना, तो कैसे लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को, ठीक है जी। तो देखिए स्टूडेंट, पहली चीज क्या करना है, जो फर्स्ट रूल है इसका वो क्या कहता है कि जो अभिकारक है, ठीक है जी, जो अभिकारक है वो किस तरफ होने चाहिए, अभिकारक किस तरफ होने चाहिए, लेफ्ट, यानी कि बाईं तरफ। अभिकारक होने चाहिए बाईं तरफ, और उत्पाद है वो होने चाहिए आपके दाईं तरफ। तो बाईं तरफ तो आपके क्या होना चाहिए, बाईं तरफ तो आपके होने चाहिए
अभिकारक और दाई तरफ होना चाहिए उत्पाद, और इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में लगना चाहिए आपका एक तीर का निशान, जिसका सर किस तरफ हो, उत्पाद की तरफ हो। तो कैसे बेटा, तो जैसे कि यहां पर A प्लस बी, ये क्या है बेटा, ये दोनों है अभिकारक, और इसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया, तीर का निशान, जिसका सर किस तरफ है, उत्पाद की तरफ, और इसका पैर किस तरफ है, अभिकारक की तरफ। अब बोले सर यहां पे आपने प्लस क्यों लगाया, तो याद रखना बेटा सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर अभिकारक क्या हो, दो या दो से ज्यादा हो, दो या दो से ज्यादा, तब आपको क्या करना है, उन अभिकारकों के बीच में, या अगर उत्पाद क्या है, दो या दो से ज्यादा है, तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, उनके बीच में अपन क्या करते हैं, प्लस का निशान लगा देते हैं। तो जब कोई अभिकारक दो या दो से ज्यादा होते हैं, या उत्पाद दो या दो से ज्यादा होते हैं, तो उसे उसके बीच में अपन क्या लगा देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। जैसे अगर आपके ऐसे उत्पाद मान लो ए, तीन अभिकारक आपको दिए गए हैं, तो आपने क्या कर दिया, A प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। तो ऐसे आप क्या है, ये आपका अभिकारक है, ये भी आपका अभिकारक है, और ये भी आपका अभिकारक होगा। अभी बताऊंगा अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, ठीक है जी। और इसके बीच में अपन ने क्या लगा दिया, हेड लगा दिया, सॉरी तीर का निशान लगा दिया, और उसका सर किस तरफ है, उत्पाद की तरफ। अब उत्पाद भी कितने बन रहे हैं, दो बन रहे हैं भाई। जैसे मान लो आपका तीन यहां पे, तो जैसे मान लो उत्पाद भी कितने बन रहे हैं, तीन बन रहे हैं। तो इसके हिसाब से अपन क्या कर देंगे कि भाई जैसे मान लो यहां पर अपन ने रिएक्शन करवाई, यहां पे अपन ने अभिक्रिया करवाई, और अपना जो उत्पाद है वो बन गए DEF। तो तीन उत्पाद के रूप में अपन ने क्या कर दिया, उनके बीच में प्लस लगा दिया। अब अगर दूसरा रिएक्शन ले, जैसे कि आपका दो अभिकारक है, तो जैसे मान लो आपका दो उत्पाद आपको देखने को मिल सकते हैं। अब दो भी दिख सकते हैं, दो भी मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, वो अभिक्रियाओं पर निर्भर करता है। अब यहां पे बात आती है थर्ड रूल की। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं इसके बारे में, अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है। तो बेटा याद रखना, अभिकारक जो होते हैं ऐसे पदार्थ, वे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या होते हैं, तो स्टूडेंट याद रखना, उत्पाद का चक्कर क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, उत्पाद का मतलब क्या होता है कि अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप, या अभिकारकों की क्रिया के बाद बने नए पदार्थों को अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक तो क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और अभिकारकों के कारण जो नए पदार्थ बनते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे अपन कैसे लिख रहे हैं रासायनिक समीकरण को, कि अभिकारक को तो अपन किस तरफ लिखते हैं, बाई साइड में लिखते हैं, और उत्पाद को अपन किस तरफ लिखते हैं, दाई तरफ लिखते हैं। और इन अभिकारक और उत्पाद दोनों के बीच में अपन तीर का निशान लगाते हैं, जिसका जो सर होगा वो उत्पाद की तरफ होगा, और जो इसका पैर है यानी इसकी पूंछ है वो किस तरफ होगी, अभिकारकों की तरफ होगी। सेकंड चीज क्या है, अगर आपके अभिकारक दो या दो से ज्यादा है, या उत्पाद दो या दो से ज्यादा है, तो उनके बीच में अपन क्या लिख देंगे, प्लस का निशान लगा देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका एक तीसरा है वो क्या कहता है, तो तीसरा रूल ये कहता है कि अभिकारक या उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या को बढ़ाकर या कम करके संतुलित किया जा सकता है। यानी अगर आपकी समीकरण, दी हुई समीकरण अगर आपकी असंतुलित है, तो उससे अपन क्या कर सकते हैं, उनकी परमाणुओं की संख्या के द्वारा उनको घटाकर या बढ़ाकर अपन क्या कर सकते हैं, उस समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, तो जैसे मान लो मैं लिख लेता हूं आपका, अपन देखते हैं कि एक आयरन जो है उसकी अपन रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, जल से। तो आयरन की अपन लोह है जो आपका तत्व होता है, उसकी अपन रिएक्शन करवाई जल से, और इससे क्या बन रहा है आपका, ये बन रहा है प्रोडक्ट यानी उत्पाद बनेगा Fe2O3। ये बन रहा है Fe2O3, और उसके साथ क्या हो रहा है, आपकी जो हाइड्रोजन गैस है वो यहां बाहर निकल रही है। तो ये आपकी समीकरण दी हुई है, ये रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है, और उसके साथ इसकी जो समीकरण है वो आपको बताई गई है। तो अब क्या ये समीकरण संतुलित है, चलो देखते हैं। तो भाई यहां पर Fe के कितने
परमाणु है एक, कैसे गिनोगे? इस तरफ कुछ लिखा हुआ है, कोई संख्या दी हुई है, यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसका मतलब एक आएगा। H2O यानी हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 है यहां पर, और ऑक्सीजन का कितना है? 1 है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरफ आयरन के कितने हैं? 2 है, और ऑक्सीजन का कितना है? 3 है। इस तरफ हाइड्रोजन के 2 है। अब इस तरफ भी देखना है आपको, इस तरफ भी देखना है, तो भाई इस तरफ आयरन का तो 1 है, लेकिन इस तरफ आयरन के कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन का इस तरफ 1 है, ऑक्सीजन का इस तरफ 3 है, 3 परमाणु है, और हाइड्रोजन के यहां 2 परमाणु है। तो बैलेंस हुआ? नहीं। संतुलित समीकरण है? नहीं है। करो, बैलेंस करेंगे अब, चलो करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, यहां पे अपन ने देखा कि भाई Fe के इस तरफ कितने हैं? 2 है, और इस तरफ कितना है? 1 है। तो इसको हटाओ और यहां पे क्या लगा दो? 2 लगा दो। ठीक है जी, ऐसा ही अपन को यहां करना है। तो हाइड्रोजन के इस तरफ तो कितने हैं? 2 है, और इस तरफ कितने हैं? 2 है। इसका मतलब ये तो बैलेंस है, ये तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां क्या दिख रहा है अपन को? ऑक्सीजन के 3 दिख रहे हैं, लेकिन इस तरफ बेटा कितना दिख रहा है अपन को? सिर्फ 1 ही दिख रहा है। तो ये तो चक्कर हो गया ना। कैसे करेंगे? कैसे करते चलो देखते हैं। यहां पर लगा दो 3। क्या लगा दो? 3। ठीक है जी। सॉरी, यहां पे ये नहीं होगा, सॉरी। तभी मैं देखूं कि यार कोई ना कोई तो प्रॉब्लम हो रही है यहां पर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, ये रिएक्शन आपकी ऐसे होगी, Fe2 नहीं बनेगा, Fe3 बनेगा यहां पर, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है जी, चलो अब ये सही हो गई। तो इसको अपन देखेंगे तो इस तरफ तो 3 है और इस तरफ 1 है, तो इस तरफ कितना लगा दो? 3 लगा दो। ठीक है जी। ऑक्सीजन इस तरफ 4 है, ऑक्सीजन इस तरफ 1 है, तो क्या करेंगे अपन? हाइड्रोजन देखो दोनों तरफ बैलेंस है, हाइड्रोजन का कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन क्या है? इस तरफ अनबैलेंस्ड है, यानी कि ऑक्सीजन क्या है? असंतुलित है। तो यहां पर कितना लगा दो? 4 लगा दो। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 4। ये भी क्या हो गया? 4। कैसे करेंगे इसको? 4 को मल्टीप्लाई कर दो ऑक्सीजन से, कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो 4 ऑक्सीजन के क्या है? परमाणु आ गए इधर, इधर भी कितने हैं? 4 ऑक्सीजन के परमाणु है। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या इस तरफ संतुलित है? ये तो कितना हो गया? 8। यहां पे कितना हो गया? 2। और यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या यहां से 4 को हटाएंगे? अरे नहीं हटाएंगे। क्यों? 4 को अगर यहां से हटाया तो क्या होगा? वापस ये यहां पे प्रॉब्लम कर देगा। तो अपन को क्या करना है? अपन ने क्या बोला था कि या तो बढ़ा दो या कम कर दो, तो अपन तो यहां तो बढ़ाएंगे, कम तो नहीं कर सकते, लेकिन अपन यहां क्या करते हैं? बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो यहां पर परमाणु संख्या बढ़ाने के लिए अपन क्या कर देंगे बेटा? यहां पर कितने? 8 है, यानी 8 है, तो इस तरफ भी कितने लगाने अपन को? 8। तो क्या कर दो? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या अब ये समीकरण संतुलित है? देख लो, इस तरफ भी क्या होगा? आयरन के 3 है, इस तरफ कितने आपके? हाइड्रोजन के 8 है, और इस तरफ भी 8 है। ऑक्सीजन के इस तरफ 4 है, इस तरफ भी 4 है, 3 इस तरफ है, आयरन के 3 इस तरफ है। तो ये हो गई समीकरण संतुलित। इसका मतलब अब ये रिएक्शन क्या कर सकती है? अब ये रिएक्शन हो सकती है, ये एग्जिस्ट करती है। बेटा रिएक्शन को संतुलित क्यों किया जाता है? रीजन क्या है? इतनी माथापच्ची करने का रीजन क्या है भाई? क्यों करें अपन संतुलित? तो देखिए स्टूडेंट, आपने 9th क्लास में एक रूल पढ़ा था, आपने एक 9th क्लास में नियम पढ़ा था लेवोशियर का। किसका? लेवोशियर का, जिसे अपन बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए इसे नॉर्मली मैं बताऊंगा आपको, अच्छे से आपको क्लियर करना है, अपन इतना डीप नहीं जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है कि क्या मतलब है द्रव्यमान संरक्षण नियम का। तो देखिए स्टूडेंट, द्रव्यमान संरक्षण नियम का मतलब होता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है, ठीक है जी, द्रव्यमान को ना तो आप लोग बना सकते हो और ना ही उसे खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो अपन इससे कैसे रिलेट करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, किसी अभिक्रिया में जब अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, तो उत्पाद बनने से पहले और उत्पाद बनने के बाद दोनों ही कंडीशन में आपके जो द्रव्यमान होता है वो दोनों में ही क्या होता है? सेम होता है। यानी अगर अभिक्रिया कोई हो रही है तो उसमें आपको अभिक्रिया होने से पहले और अभिक्रिया होने के बाद दोनों ही समय पर द्रव्यमान उनमें क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, तभी वो अभिक्रिया आपकी हो सकती है। वो अभिक्रिया आपके इस नेचर में, प्रकृति में क्या करेगी? एग्जिस्ट करेगी, नहीं तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर द्रव्यमान समान नहीं है तो आपकी अभिक्रिया नहीं हो सकती। इसीलिए अपन को आपको क्या करना होता है? जो आपकी समीकरण है उसको संतुलित करना होता है। तो यहां पर अगर अपन जैसे मान लो आयरन है, तो आयरन का जो द्रव्यमान होगा
वो ही किसका होगा, इनका भी। जैसे कि इस अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो भी इस उत्पाद का द्रव्यमान होगा। यानी यहां पर ऐसा नहीं कि ये जो है आपका अभिकारक उत्पाद में बदलने के बाद कुछ और ही द्रव्यमान लेके आएगा, क्योंकि यहां पे अपन ने पढ़ा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना ही तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। यानी अभिक्रिया में ऐसा नहीं है कि आपके अभिकारक है जो वो अभिक्रिया करेंगे, अभिक्रिया में भाग लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा, जब वो उत्पाद में बदल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका मास जो है यानी जो द्रव्यमान है वो आपका परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, जो अभिकारक के अंदर द्रव्यमान था वही क्या रहेगा, आपका उत्पादों में भी द्रव्यमान रहेगा। इसीलिए इसको समीकरण को क्या कहता है, संतुलित किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, अब बात करेंगे अपन की रासायनिक जो आपकी समीकरण है उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उसके बारे में अपन बात करेंगे कि रासायनिक समीकरण से अपन को किस तरीके से मदद मिलती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है कि रासायनिक समीकरण की मदद, रासायनिक समीकरण के द्वारा किसके बारे में पता लग जाता है अपन को, अभिकारक व उत्पाद। तो रासायनिक समीकरण के द्वारा अपन को क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद के बारे में पता लग जाता है, उसके बारे में अपन को सूचना मिल जाती है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होती है अपन को वो वहां पे मिल जाती है, किसके द्वारा, रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो पहला लक्षण क्या होता है रासायनिक समीकरण का, कि रासायनिक समीकरण के द्वारा अपन को अभिकारक व उत्पाद की जानकारी हो जाती है कि अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या बना है, उसके बारे में अपन को पता लग जाता है। ठीक है जी। दूसरी चीज क्या होती है, तो यहां पे दूसरा लक्षण क्या होता है इसका, तो देखिए अगर आपकी रासायनिक समीकरण, ठीक है जी, अगर आपकी रासायनिक समीकरण संतुलित है, क्या है, संतुलित है, तो संतुलित होने के कारण क्या होगा, तो संतुलित है तो हमें अभिकारक व उत्पादों में उपस्थित किसके बारे में पता लगेगा अपन को, अगर समीकरण संतुलित है तो बेटा हमें जो अभिकारक और उत्पादों में जो उपस्थित क्या होते हैं, आपके जो अणु होते हैं, अणु या परमाणुओं की संख्या का पता लग जाता है। यानी अपन बता सकते हैं कि उसके अंदर कितने परमाणु या अणु उपस्थित है। तो रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित इसीलिए करते हैं ताकि उसके अंदर एक तो क्या हो सके, जो द्रव्यमान है वो आपका दोनों तरफ बराबर आ क्या हो, अपन को अणु या परमाणु जो है उनकी संख्या के बारे में अपन को जानकारी हो सके। थर्ड जो चीज है वो क्या है, थर्ड लक्षण क्या होता है इसका, इसके अलावा जो आपका रासायनिक समीकरण है वो किसको बताता है, तो बेटा याद रखना जो आपका रासायनिक समीकरण है पदार्थों की बराबर संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है कि रासायनिक समीकरण को लिखने के बाद अपन क्या करता है, जो पदार्थों की जो संख्या होती है वो भी क्या होती है, बराबर हो जाती है, दोनों तरफ बराबर हो जाती है। ठीक है जी। चौथा क्या है आपका, फोर्थ जो है क्या पता लगता है कि रासायनिक समीकरण के अंदर अगर कोई गैस है, यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या है, कोई गैस भाग लेती है, तो इस समीकरण के द्वारा अपन को क्या पता लग जाता है, इस गैस का आयतन कितना है। तो इस गैस का आयतन अपन को किससे पता लगता है बेटा, इसी रासायनिक समीकरण से पता लगता है। तो गैस के आयतन का पता किससे लगाया जा सकता है, रासायनिक समीकरण से पता लगाया जा सकता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है किसकी, आपके रासायनिक समीकरण की। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब अपन बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन बात करेंगे एक तो संतुलित समीकरण के बारे में, ठीक है जी, संतुलित समीकरण क्या होती है। इसके बाद अपन बात करेंगे कि भाई जो संतुलित समीकरण है उसको कैसे लिखा जाएगा, कैसे अपन संतुलित समीकरण को लिख सकते हैं, या किसी असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जा सकता है, उसके बारे में अपन जानेंगे। इसके बाद अपन जानेंगे कि जो अभिक्रियाएं होती है वो कितने प्रकार की होती है, अभिक्रियाओं के प्रकार जो है उसके बारे में अपन
पढ़ेंगे। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा कि अपन एक, तो लास्ट में अपन पढ़ेंगे विकृत गंधिता। ठीक है जी, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो वीडियो आपका वो आरबीएससी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए था। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।